हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो है ना रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया। तो कल जो है ना पहला लेक्चर हो गया रेस्पिरेशन का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसी वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए आप, रेस्पिरेशन में हम कुछ चीज़ें जो है ना कल कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट्स ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिटिल बिट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है बच्चों, दिस प्रोसेस वी कैन से दिस, ये जो वर्ड है इट्स कंपोज्ड ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा है दैट इज ग्लाइको विच मीन्स शुगर, और सेकेंड इज लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग को आप ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर, ठीक है ना, दैट्स ग्लूकोज। ओके, अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो है ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस जो है इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यहां पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, सो इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड होगा कि मैंने आपसे वहां पे कहा था चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक प्रोसेस हो, ग्लाइकोलाइसिस जो है ना दैट्स कॉमन टू बोथ। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप है, एरोबिक में भी होगा एनारोबिक में होगा, क्योंकि पायरुवेट बनने के बाद ही डिसाइड होता है वेदर देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन आई मीन कंप्लीट ऑक्सीडेशन और देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। So it is oxygen independent process. Second thing जो है ना, it's also known as the EMP pathway। मैं कल ही बता चुका हूं, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, that's Embedon, Meyerhoff and the Parnas। उन्होंने जो है ना इसको डिस्कवर किया, that's why we call it as EMP pathway। The third thing is that there is partial oxidation of glucose. Now, one is the complete oxidation and another is partial. This is partial oxidation of the glucose. यहाँ पे glucose जो है ना वो break तो होगा, but the end products are not carbon dioxide and water. And once the end products are not carbon dioxide and water, we can say that it's not the complete oxidation, it's a partial oxidation. देखिए यहाँ पे ये process जो है it will be completed in 10 steps. And remember, each step is catalyzed by an enzyme. So we can say all these 10 steps are enzymatic steps. देखिए ये जो process है, process of glycolysis. Now this process is going to take place in cytoplasm. Whether it's prokaryote or it is eukaryote, दोनों के केस में process जो है ना कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? देखिए अब ध्यान दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट रिएक्शन होगा वो आपको ये होगा कि यहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गिव यू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, यहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे और इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, दैट्स पायरुवेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैंने जैसे कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है 10 स्टेप प्रोसेस है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस these steps one by one. So first of all, we'll start with the step number first. So step number first of the glycolysis. Step number first. बच्चों पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो है ना क्लास में हम आज पढ़ चुके हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड। तो उसके लिए मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि जो है ना मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। तो अभी जो है ना आप इस चीज़ का जो है ना काफ़ी अच्छे से बेनिफिट ले लो। ठीक है ना, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डबल बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो आप, एट द सेम टाइम जो है ना ऑनलाइन में आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, सो बेटर है कि आप इसका पूरी तरह से बेनिफिट लो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, वी आर वर्किंग हार्ड, यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, आप ग्लाइकोलाइसिस, इस स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास ग्लूकोज है, अच्छे से समझ लेना बच्चों, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। नाउ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बच्चों ध्यान देना, अक्सर जब मैं बच्चों का क्लास में पूछता हूं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने फॉस्फेट है, तो 6 को देख के वो बोलते देयर आर 6 फॉस्फेट। बट बच्चों दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट 6 फॉस्फेट। यहां पे 6 फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, यहां पे एक फॉस्फेट है जो कि 6th कार्बन पे है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पे हमारे पास ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है और यहां पे आपको मिल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है यहां पे कि यहां से यहां जब जा रहे हो आप तो एक फॉस्फेट यहां पे ऐड हुआ है। So that means इस प्रोसेस में, इस स्टेप में there is addition of phosphate, and remember I have told you कि addition of phosphate is known as phosphorylation. So this first step of the glycolysis is basically what? Phosphorylation. So there is addition of phosphate.
अब बच्चों जब मैंने बोला देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तो डेफिनेटली वी नीड अ फॉस्फेट डोनर। एक फॉस्फेट डोनर होना चाहिए जो ग्लूकोज को फॉस्फेट देगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे फॉस्फेट डोनर जो होगा दैट इज एटीपी। आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसके पास 3 फॉस्फेट है। ये इन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो है ना किसको डोनेट करेगा? ग्लूकोज को, और बच्चों खुद कन्वर्ट किस में होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो दैट मींस यहां पे एटीपी ने अपना फॉस्फेट इसे डोनेट किया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो मैंने कहा इस स्टेप को हमने बोला फॉस्फोराइलेशन बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। मैंने आपसे बोला था कि जब भी फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है हम एंजाइम जो मोस्टली यूज करते हैं दैट्स काइनेज। लिसन नाउ गाइस, यहां पे ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? आप बोलोगे 6 कार्बन। और बच्चों 6 कार्बन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज हेक्सो। और जैसे मैंने कहा यहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम क्या होगा? दैट इज काइनेज। सो बच्चों इसका मतलब ये हुआ इस स्टेप के लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द हेक्सोकाइनेज। दैट्स कॉल्ड द हेक्सोकाइनेज। लेकिन बच्चों यहां पे और एक एंजाइम भी यूज होता है, वी कॉल दैट एंजाइम एज ग्लूकोकाइनेज। एंड रिमेंबर दिस ग्लूकोकाइनेज इज आल्सो नोन एज हेक्सोकाइनेज डी। हेक्सोकाइनेज डी। तो बच्चों मैंने आपसे ये बोला कि दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज, और वी आल्सो कॉल देयर इज अनदर एंजाइम दैट्स कॉल्ड द ग्लूकोकाइनेज। बट लिसन, ग्लूकोकाइनेज इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। देखिए पहले इन 2 एंजाइम्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन 2 एंजाइम्स के बीच में, ठीक है ना। नाउ सी ध्यान दीजिए आप, हमने आपसे बोला कि यहां पे एक एंजाइम है दैट इज हेक्सोकाइनेज। तो बच्चों एक एंजाइम हमने बोला दैट इज हेक्सोकाइनेज, और दूसरा एंजाइम जो है बच्चों दैट इज ग्लूकोकाइनेज। बच्चों बात सुनना अच्छे से, हेक्सोकाइनेज जो है ये जो एंजाइम है it can act on any sugar which is 6 carbon because there is hexa means 6 carbon। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी ऐसे शुगर पे एक्ट करेगा जिसमें 6 कार्बन मिलेंगे। So it can act on glucose, it can act on fructose, it can act on galactose, it can act on mannose। लेकिन बच्चों जो ग्लूकोकाइनेज है, the glucokinase will act only on glucose, so it will only act on what? ग्लूकोज। लेकिन बच्चों मैंने आपसे कहा जो हेक्सोकाइनेज है इट विल एक्ट ऑन एनी हेक्सोस, ये किसी भी हेक्सोस पे एक्ट करेगा, यानी जिस किसी शुगर में 6 कार्बन है वहां पे एक्ट करेगा कौन? हेक्सोकाइनेज। लेकिन ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करता है। सेकंड थिंग मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, जो हमारा यहां पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि इस हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी जो है, इसकी जो एफिनिटी है ग्लूकोज के साथ वो बहुत ज्यादा है। इट हैज हायर एफिनिटी, मैं एरो से दिखाता हूं, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर व्हाट? इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ग्लूकोज। लेकिन बच्चों जो ग्लूकोकाइनेज है इट हैज लो एफिनिटी, इसकी बहुत कम एफिनिटी है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। सो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, देखो एफिनिटी का क्या मतलब हुआ। देखो यहां पे मैं एफिनिटी को मैकेनिकल मेंटन कांस्टेंट से भी दिखा सकता था, लेकिन अभी जो है ना उतना आइडिया नहीं है आपको, आप पढ़ोगे वो आगे जाके क्लासेस में। बट मैं आपको अभी ये सिखा रहा हूं कि हेक्सोकाइनेज जो है इट हैज हायर एफिनिटी फॉर व्हाट? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोकाइनेज की जो है ना लो एफिनिटी होती है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ग्लूकोकाइनेज तभी एक्ट करेगा जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, and that is possible in the liver, that is possible in the liver, that's why this glucokinase जो है it is present in liver। लेकिन बच्चों हेक्सोकाइनेज के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हेक्सोकाइनेज हैज द हायर एफिनिटी फॉर ग्लूकोज, सो दैट मींस इट कैन एक्ट एवरीवेयर, इट कैन एक्ट वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इवन वेरी लिटिल। तो इसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हेक्सोस एंड ग्लूकोकाइनेज। मैंने कहा ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसका हमने नाम दिया फॉस्फोराइलेशन। द एंजाइम इज यूज्ड दैट इज हेक्सोकाइनेज। अब जरा एरो को देख के बताइए क्या ये रिएक्शन आपको रिवर्सिबल दिख रहा है कि इरिवर्सिबल? तो बच्चों आंसर है दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल स्टेप। बच्चों ध्यान देना, पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स है,
and out of 10 steps the three steps are irreversible, rest all the 7 steps are reversible steps. तो ये उनमें से पहला स्टेप है जो कैसा है, दैट इज इरिवर्सिबल स्टेप. अब बच्चों ध्यान देना, जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज जो है इसके लिए हमें एक कोफैक्टर की जरूरत है, दैट इज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव. ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आज आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ये कोफैक्टर है क्या. ठीक है जी, तो प्लीज फ्लो चार्ट के फॉर्म में करता हूं, आप पूरा ध्यान देना इसमें कि हम कोफैक्टर किस चीज को बोल सकते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम जब सिंथेसाइज होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है जी, और जब एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है बच्चों तो हम इसे एपो एंजाइम कहते हैं. वी कॉल इट एज एपो एंजाइम. बच्चों ध्यान देना पूरा कि इस एंजाइम जो है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन, दैट्स राइबोजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ आरएनए. तो बच्चों मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है ना दे आर प्रोटीन इन नेचर. तो इस प्रोटीन को यानी इस एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है. इस नॉन प्रोटीन पार्ट की वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा. तो दैट मींस हमें इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए. बच्चों इस नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ कोफैक्टर. So that is, this non-protein part is known as cofactor and it will help to activate the enzyme. But बच्चों मेरे साथ यहाँ पे coordination बना लो. Cofactor जो है बच्चों, it can be organic, it can be inorganic. बच्चों जो कोफैक्टर है वो क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ठीक है बच्चों, जब कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होगा तो हम सिंपली टर्म यूज करते हैं, दैट इज कोफैक्टर. हम सिंपली टर्म जो यूज करते हैं दैट इज कोफैक्टर. लेकिन बच्चों अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक होगा तो वी यूज द टर्म दैट इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम. तो दैट मींस कोएंजाइम इज बेसिकली द ऑर्गेनिक कोफैक्टर. अब रिमेंबर दिस नाउ बच्चों, जो ये कोएंजाइम है, जब ये एंजाइम के साथ अटैच होगा, जब ये एंजाइम के साथ ज्वाइन होगा तो हो सकता है वो अटैचमेंट जो है ना लूज हो, या हो सकता है वो अटैचमेंट काफी स्ट्रांग हो. दैट मींस व्हेन कोएंजाइम इज गोइंग टू अटैच विद द एंजाइम, दैट अटैचमेंट कैन बी strong or that can be loose. If the attachment is loose, it is temporary. We call this coenzyme as co-substrate. We call it as co-substrate. और बच्चों जब ये attachment काफी strong होगा, then at that time we call this coenzyme as prosthetic group. We call this enzyme as prosthetic group. तो बच्चों इस फ्लो चार्ट को एक बार देखो. मैंने आपसे कहा इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं व्हाट डू यू मीन बाय द कोफैक्टर. एक्चुअली मैंने आपसे कहा देयर इज एंजाइम, दैट्स अ प्रोटीन पार्ट. नाउ दिस एंजाइम इज इनएक्टिव, वी नीड अ नॉन प्रोटीन पार्ट टू एक्टिवेट दिस एंजाइम. और हमने कहा इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं. बच्चों कोफैक्टर जो है इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के लिए हम सिंपली यूज करते हैं कोफैक्टर. The examples are metal ions. और यहां पे जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, the term used for organic cofactor is coenzyme. और बच्चों हमने कहा कोफैक्टर जो है ना लूजली अटैच हो सकता है तो को सबस्ट्रेट बोलेंगे, स्ट्रांगली अटैच हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, तो वापस आते हैं हम पहले स्टेप पे. सो यहाँ पे पहले स्टेप पे हमने आपसे बोला कि फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा. ये स्टेप जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, एंड इट इज कैटालाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज. बच्चों एक बात सुनो, यहाँ पे पहले ही स्टेप में ग्लाइकोलाइज में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, हमें फॉस्फोराइलेशन की क्या जरूरत पड़ी. ठीक है ना, तो देखो मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूं इसका. ठीक है, ध्यान दीजिए. देखिए बच्चे समझ लीजिए आप, मेरे पास एक सेल है यहाँ पे, ठीक है ना. इस सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है एंड वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर इज दैट इज कॉल्ड एज अ गुलेट 2. बच्चों गुलेट 2 एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, इट इज बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर इसके थ्रू ग्लूकोज अंदर की तरफ एंटर करेगा तो यही ग्लूकोज जो है ना इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है ना बाहर भी जा सकता है. सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय बाई डायरेक्शनल. तो बच्चों ये जो गुलेट 2 है, सिंस ये बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए क्या हो सकता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है वो यहां से वापस भी जा सकता है. लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ग्लूकोज जो है ना वो यहां पे रुका रहे. ठीक है ना, वो यहां पे क्या हो, ट्रैप हो. तो
तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सबसे पहला स्टेप यहां पे फॉस्फोराइलेशन का होता है, जिससे आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। और बच्चों जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है, नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नॉट अलाउड बाय GLUT2 बिकॉज GLUT2 इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो दैट्स हाउ वी हैव ट्रैप्ड दिस ग्लूकोज इनसाइड द सेल। नाउ इट विल बी सब्जेक्टेड टू ग्लाइकोलाइसिस। तो ये पूरी तरह से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा और अल्टीमेटली जो है ना यहां पे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था बच्चों। अब देखिए हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेप। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों ध्यान देना, अगर मैं यहां पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं, दिस इज C6H12O6, और मैं क्लास में अक्सर पूछता हूं बच्चों से, बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल है। और बच्चों जो स्पेशली 11th क्लास में आते काफी एक्साइटेड में बोलते हैं दैट इट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट कैन बी अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एट द सेम टाइम इट कैन बी अ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। देखिए ध्यान दीजिए, दिस फॉर्मूला इज फॉर द ग्लूकोज एज वेल एज फॉर द फ्रक्टोज, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस जो है ना वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का है। देखिए ग्लूकोज जो है इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फ्रक्टोज जो है इसमें आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज सेम एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दे आर बेसिकली व्हाट, द फंक्शनल आइसोमर्स। और याद रखना, आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट्स आइसोमेरेज। तो सेकंड स्टेप में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ आइसोमेराइजेशन, एक सेकेंड, देखिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है by the help of enzyme that is isomerase, तो यहां पे isomerase enzyme यूज होगा और आपको यहां पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा that is called as the fructose 6 phosphate. So you will get fructose 6 phosphate. That's simply what isomerization. तो मैंने इस स्टेप का नाम दिया that is isomerization. ठीक है, तो बच्चों इस स्टेप को मैंने क्या नाम दिया, that's isomerization. तो सेकंड स्टेप में कुछ खास नहीं है, आपने याद रखना है कि यहां पे आइसोमराइजेशन हुआ। सेकंड थिंग आपको याद रखना होगा, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। ठीक है, और यहां पे जो एंजाइम यूज होगा दैट्स आइसोमेरेज। ठीक है, नाउ सी गाइस, हम जो है ना तीसरे स्टेप पे जाने वाले हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सो दिस इज स्टेप नंबर 3, द स्टेप नंबर 3 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए बच्चों, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट। देखिए बच्चों ध्यान देना, यहां पे लिखा मैंने 1,6, तो दैट मींस इसके पास 2 फॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 6 पे। ठीक है जी, ध्यान देना, हमने यहां पे डाई वर्ड यूज नहीं किया, हमने बिसफॉस्फेट यूज किया। इसका भी मैं जो है ना रीजन बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बच्चों इससे आप क्या समझे कि बेसिकली यहां पे क्या होता है, बेसिकली यहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट, क्योंकि इसके पास एक ही फॉस्फेट था और इसके पास 2 फॉस्फेट है। सो दैट मींस बच्चों यहां पे एटीपी का यूज होगा। एटीपी जो है वो अपना फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को देगा और खुद कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी में। सो दैट मींस इस स्टेप में भी यहां पे क्या हो रहा है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, that is phosphorylation means addition of phosphate। और बच्चों मैंने कहा था जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, आपको पता है एंजाइम कैसा यूज करने वाले हैं, दैट्स काइनेज। तो बच्चों यहां पे भी जो एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज,
फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज, लेकिन साथ में आप 1 लिखना क्योंकि फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज 2 भी होता है, उसका फंक्शन जो है ना कुछ और है, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो हमने बोला यहां पे जो एंजाइम यूज होने वाला है दैट इज फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज 1। सो दिस इज द एंजाइम। बच्चों ध्यान देना, इस स्टेप पे ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं इट्स अ रेट लिमिटिंग स्टेप। बच्चों इस स्टेप के बारे में भी लिखूंगा, इट्स अ रेट लिमिटिंग स्टेप, और वी कैन से इट्स अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों ध्यान देना, स्लोएस्ट स्टेप जो है ना दैट विल गिव यू द रेट। सो दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों एक बात समझ लेना आप, इस प्रोसेस में भी क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। और बच्चों यहां पे भी एंजाइम कौन सा यूज हुआ, दैट्स काइनेज मींस फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज 1। और बच्चों यहां पे इस स्टेप को हमने बोला रेट लिमिटिंग स्टेप। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों ध्यान देना, यहां पे जो फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज है इसके लिए भी जो कोफैक्टर चाहिए दैट इज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव। अब बच्चों ध्यान देना आप, मैंने यहां पे लिखा है फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों लिखा मैंने, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा आपसे कि फ्रैक्टोज में जो है ना 6 कार्बन है, सपोज मान लेते इट्स नॉट द फ्रैक्टोज विल लुक लाइक दिस, बट मैं जो है ना फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा हूं कि फ्रैक्टोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों ध्यान देना आप अच्छे से, मैंने फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट लिखा, मैंने डाई वर्ड यूज नहीं किया। बच्चों ध्यान देना, अगर आप एटीपी जानते हो, आप बोलते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी जानते हो आप बोलते हो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स द रीजन, ध्यान दीजिए। बच्चों ध्यान देना, अगर इसी मॉलिक्यूल पे कार्बन नंबर 6 पे दोनों फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे ही होते तो तब हम वर्ड यूज डाई करते, बट यहां पे एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे है, दूसरा फॉस्फेट जो है ना कार्बन नंबर 1 पे है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म दैट्स बिसफॉस्फेट। लेकिन यहां पे एडीपी में देखो, इसमें एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल मींस एडेनिन मिलेगा, उसके साथ जो है ना इस तरह से 2 फॉस्फेट अटैच होंगे, लेकिन 2 फॉस्फेट जो है ना वो एक ही जगह पे अटैच है, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म दैट इज द डाइफॉस्फेट। ठीक है ना। तो बच्चों हमने यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में अभी जो है ना 3 स्टेप्स यहां पे कंप्लीट किए। ठीक है ना। ऑफलाइन में भी हम अभी इसी जो है ना लेवल पे है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं कल। थैंक यू।